बच्चों, गुड आफ्टरनून। करें, स्टार्ट करें क्लास। सो आपकी फर्स्ट क्लास है, करेक्ट। सिलेबस आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th का। पहले तो बधाई हो, 12th में आ गए, 11th पास हो गए ना, गुड। ओके, सो बिफोर वी स्टार्ट विद द सिलेबस, कोट ऑफ द डे, यू कैन स्टार्ट नाउ टू चेंज द एंडिंग। क्या मतलब है? एंडिंग बदलने के लिए आज ही शुरू करना पड़ेगा। आखिरी दिन पे शुरू करोगे तो एंडिंग इज दैट गोइंग टू बी सेम, चेंज नहीं होना उसने। सो आज शुरू करोगे तो मार्च 25 बदल जाएगा और फिर मई 25 भी बदल जाएगा, करेक्ट, गुड। बच्चों क्विकली हम थोड़ा सा सिलेबस डिस्कस करते हैं बिकॉज यू आर न्यू फॉर दिस क्लास। आपको पता नहीं क्लास 12th का सिलेबस पता है, स्कूल में बताया नहीं बताया, आई डाउट। तो एक बार हम डिस्कस करते हैं। कुल मिला के आपने 3 किताबें पढ़नी है बच्चों 12th में, ठीक है। विल स्टार्ट विद बुक 1। बुक 1 की अगर मैं बात करूं तो टोटल 7 चैप्टर है, 7। बुक 2 2 चैप्टर्स एंड बुक 3 5। टोटल कितने हो गए? टोटल देखो 7 और 2 9 और 5 14। 11th से कंपेयर करें तो बहुत कम चैप्टर है। 11th में 22-23 चैप्टर थे, करेक्ट। पर नहीं, वो छोटे छोटे थे बहुत कम है, कुछ मत हो। तो वो छोटे छोटे थे, ये बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, करेक्ट। सो इन टोटल आपके 14 चैप्टर्स हैं बच्चे। चैप्टर 1 से हम स्टार्ट करेंगे, पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। आपने 11th में पढ़ा था कि पार्टनरशिप क्या होती है, बीएसटी, करेक्ट, बिजनेस स्टडीज में पढ़ा था। सो अभी हम उसके प्रैक्टिकल पार्ट पे आएंगे। फर्स्ट चैप्टर में गुडविल क्या होती है, उसको कैसे वैल्यू किया जाता है। आपने 11th में थोड़ा सा पढ़ा था कि गुडविल क्या होती है, पता है क्या होती है? क्या होती है? ब्रांड नेम, ठीक है, ठीक है। गुड नेम इन द मार्केट इज कॉल्ड गुडविल। सो ये कैसे कैलकुलेट होती है वो हम इस चैप्टर में सीखेंगे। थर्ड चैप्टर है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। मान लेते हैं 3 पार्टनर हैं किसी बिजनेस में, हर्षित है, अश्मित है और रागिनी, 3 पार्टनर है, करेक्ट। इन्होंने जब बिजनेस शुरू किया इनका रेशियो था 3:1। अब ये तीनों डिसाइड कर रहे हैं कि नहीं, हम रेशियो चेंज करेंगे। हम क्या करेंगे? 1:1:1। तो जब पार्टनर अपना रेशियो बदलना चाहते हैं तब क्या क्या अकाउंटिंग फॉर्मेलिटी करनी है वो इस चैप्टर में आएगा, ठीक है। एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, मान लीजिए ये 3 तो पार्टनर है, अब एक नया पार्टनर आना चाह रहा है, मैं, ठीक है। ललिता इज टू बी एडमिटेड एज अ पार्टनर। सो क्या फॉर्मेलिटीज होंगी जब कोई नया पार्टनर आएगा, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सॉर्टेड है? जोशी जी जग रहे हो? ओके। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, मान लेते हैं ये 3 पार्टनर है, रागिनी चाहती है कि मेरे को बिजनेस छोड़ के जाना है, मुझे तुम दोनों के साथ कंटिन्यू नहीं करना। सो इस चैप्टर में सीखेंगे, है ना। अगला है डेथ। अगर मान लो तीनों में से अनफॉर्चुनेटली एक पार्टनर की डेथ हो जाती है तो क्या होगा वो इस चैप्टर में पढ़ेंगे। बट द थिंग इज कि ये दोनों चैप्टर एक ही है। अगर आप 3 साल पुरानी बुक उठाओगे तो उधर चैप्टर था रिटायरमेंट ऑब्लिक डेथ, रिटायरमेंट ऑब्लिक डेथ, क्योंकि दोनों ही सिचुएशन में पार्टनर छोड़ के चला गया, चाहे वो अपनी मर्जी से गया चाहे कुदरत ने बुला लिया। तो ये नाम के 2 चैप्टर वैसे एक ही है, करेक्ट। डिसोल्यूशन का क्या मतलब होता है? मान लो ये तीनों चाहते हैं कि बिजनेस बंद करो, नहीं करना, हो गया और नहीं करना बिजनेस, तो ये तीनों बिजनेस कैसे बंद करेंगे और क्या फॉर्मेलिटीज होंगी वो हम डिसोल्यूशन में पढ़ेंगे। सॉर्टेड है बच्चे? क्या क्या चैप्टर्स हैं? बुक 2 पे आते हैं, 2 ही चैप्टर है, ओनली 2। बट दिस ओनली 2 इज नॉट ओनली 2, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है। आप सोचो पूरी एक किताब में 2 ही चैप्टर है तो लेंथ क्या होगी इनकी, करेक्ट। सो सिर्फ 2 चैप्टर है और ये कंपनी अकाउंट से रिलेटेड है। कंपनी जब मार्केट में शेयर्स इशू करती है तो उसकी अकाउंटिंग कैसे होती है, और जब मार्केट में कंपनी डिबेंचर इशू करती है तो उसकी अकाउंटिंग कैसे होती है। 2 चैप्टर, ये 7 चैप्टर पार्टनरशिप फॉर्म से जुड़े हुए, ये कंपनी से। और अगला है एनालिसिस ऑफ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनालिसिस वर्ड का क्या मतलब होता है? किसी चीज का एनालिसिस करने का क्या मतलब है? उसकी चेकिंग करना, ठीक है। आसान भाषा में बताऊं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने के बाद उसका पोस्टमार्टम करते हैं कि अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो बन गए, अब हम उसका एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ पे इस बुक में आप
फर्स्ट 2 चैप्टर की अगर मैं बात करूं, टोटली थ्योरी, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी, टोटल थ्योरी। एनालिसिस क्या होता है, उसके क्या टूल्स हैं। इधर एक और चैप्टर है कॉमन साइज एंड कंपेरेटिव। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको बताएंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने के क्या क्या टूल्स होते हैं, करेक्ट। तो वो टूल्स अब हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। पहला टूल कॉमन साइज, अकाउंटिंग रेशियो, कैश फ्लो, करेक्ट। कुल मिला के कितने चैप्टर हो गए, 14। अब क्विकली आओ इसके मार्क्स वेटेज पे। नया वाला सीबीएसई का सिलेबस अभी नहीं आया, बट हम पिछले साल का लेके चलते हैं टिल द टाइम इट इज अनाउंस्ड, ओके। सो बुक 1 आपके कैरी करती है 36 नंबर, 36 ऑन 80, कितना हो गया, नियरली 41% पेपर आपका इस 40% मान लो इस वाले, 41 तो नहीं, कम ही हुआ, 8 कितना हो जाएगा, 40 के आसपास है, ठीक है। तो ये वाला आपका फर्स्ट पार्ट है। और चैप्टर कितने पढ़ने हैं, 7। इसको देखो 24 नंबर और चैप्टर कितने हैं, 2। 24 नंबर और चैप्टर 2, यानी सिर्फ 2 चैप्टर पढ़ने से आपका 30% पेपर कवर हो जाता है। देख रहे हैं आप, 30% पेपर सिर्फ 2 चैप्टर पढ़ने से। तो मेरे से पूछोगे कि मैम रिवाइज करना है, सबसे पहले कौन सा चैप्टर उठाऊं, क्योंकि ये अकेला चैप्टर 14 नंबर का है। 80 में से 14 नंबर का एक चैप्टर, तो आप इसकी इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं। देखो ये 14 और ये 10, टोटल कितने हो गए, 24। और एक ये चैप्टर है 8 नंबर का। तो अगर कोई बोलेगा ना कि मैम मुझे तो सिर्फ पास होना है, भाई ये 3 चैप्टर पढ़ ले पास। समझ में आ रहा है। लेकिन आप में से ऐसा कोई नहीं है कि पास होना, सारे अबाव 90 वाले होने चाहिए, करेक्ट। सो सिर्फ ये देखो, ये जब हम रिवीजन करते हैं ना बच्चों, तो ऐसे चैप्टर्स उठाने चाहिए जिनकी हाईएस्ट वेटेज हो, करेक्ट। सो दिस इज 14 + 10 + 8 32, 40% पेपर आपका इन 3 चैप्टर्स में से है। आज हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को, बहुत ज्यादा सिलेबस को डिस्कस नहीं करते, एक ओवरव्यू पता होना चाहिए, वो पता चल गया, ठीक है ना, पता चल गया सबको, ओके। स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। आपने स्कूल में पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो, आई अज्यूम के नहीं पढ़ा, करेक्ट। आई स्टार्ट फ्रॉम जीरो, फ्रॉम स्क्रैच। सो अगर मैं चैप्टर 1 की बात करूं तो बच्चों इतने सारे टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक है। इतने सारे देख के डरने की कोई जरूरत नहीं, बहुत सिंपल टॉपिक्स है। मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, नेचर, फीचर्स, डीड, राइट्स, लायबिलिटी, इसमें से आधे तो आप 11th में पढ़ के आए हैं, 11th के बिजनेस स्टडीज में पढ़ा हुआ चीजें हैं, बट स्टिल हम उसे डिटेल में पढ़ेंगे, करेक्ट। शुरू के कुछ है जो थ्योरी है, बाद में प्रैक्टिकल स्टार्ट होगा। अभी आई एम नॉट गोइंग टू द होल लिस्ट, अदरवाइज आप पजल हो जाओगे, बट आई हैव केप्ट इट हियर कि भाई हमारा कोई टॉपिक छूटे ना, सिंपल है। मूविंग टू पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। पार्टनरशिप वर्ड का क्या मतलब है बच्चों, 11th में जो पढ़ा है वो बताओ, बताओ। ओके, सो आप कह रहे हैं जब हम किसी और के साथ मिलके बिजनेस करते हैं वो पार्टनरशिप है, गुड आंसर। आप बताओ। दो या दो से ज्यादा लोग बिजनेस करते हैं उसे पार्टनरशिप कहते हैं, बिल्कुल सही आंसर। चलिए लेट्स सी व्हाट इट इज रिटन। पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन, जो अश्मित ने आंसर दिया बिल्कुल सही। पार्टनरशिप क्या है, जब 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलके बिजनेस करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, और उस बिजनेस के जो प्रॉफिट्स एंड लॉसेस होते हैं वो आपस में बांट लेते हैं, ठीक है। मान लो हर्षित और अश्मित मिलके बिजनेस करते हैं, तो वो जो भी कमाएंगे दोनों में बटेगा, ऑब्वियस सी बात है बच्चों, राइट। सो पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन हु अग्री टू कैरी ऑन अ बिजनेस टुगेदर, यानी एक साथ मिलके, एंड दे शेयर द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। समझ में आ रहा है, गुड। तो बच्चों ये तो हुआ लेमैन, यानी एक नॉर्मल सा आपको समझाना हो कि क्या होता है, तो ये वाला डेफिनेशन। बट एग्जैक्टली पार्टनरशिप एक्ट में क्या लिखा हुआ है अब हम वो देखते हैं, करेक्ट। पार्टनरशिप एक्ट 1932, कब आया था ये पार्टनरशिप एक्ट, 1932, याद रहेगा 1932। सो
अगर मैं इस एक्ट की बात करूं तो इसके सेक्शन 4 में डिफाइन किया गया है कि पार्टनरशिप क्या होती है। लेट्स सी पार्टनरशिप क्या होती है, वर्ड बाय वर्ड पढ़ते हैं। Partnership is a relation between persons who have agreed to share profits of a business carried on by all or any one of them acting for all. बहुत टेक्निकल है ना? Okay. So partnership is a relation between persons who have agreed to share profits of a business carried on by all or any one of them acting for all. ये एक ही स्टेटमेंट है, मैंने इसको 4 हिस्सों में बांटा है। क्यों बांटा है अभी समझ में आएगा। एक डेफिनेशन को 4 हिस्सों में ब्रेक करने का रीजन ये है कि हम इसके हर शब्द को लेके समझेंगे कि डिटेल में ये क्या कहना चाह रहा है। पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन, पार्ट 1, who have agreed to share profits, पार्ट 2, of a business, यहाँ पे हम बिजनेस को समझेंगे, carried on by all or any one of them acting for all। ठीक है, एक डेफिनेशन को 4 हिस्सों में तोड़ के समझेंगे। फर्स्ट पार्ट, रिलेशन बिटवीन पर्सन्स। यहाँ पे जो वर्ड डिस्कस करना है वो क्या है, पर्सन। ये पर्सन कौन है? मिनिमम तो 2 हो सकते हैं, अभी अश्मित ने बताया। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 50 एंड 100। 2 कैसे आंसर हो सकते हैं? एक ही 50। ओके, तो ये 100 कहां से लाए? बस कहीं पढ़ा था। ओके, सो इन द फर्स्ट पार्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इज पर्सन। The question arises, who can become partner and how many partners can be there? कौन पार्टनर बन सकता है और कितने पार्टनर हो सकते हैं? क्या हर कोई पार्टनर बन सकता है? कोई भी इंसान पार्टनर बन सकता है? आप अगर 15 साल के बच्चे के साथ बिजनेस करना चाहोगे तो कर पाओ? नहीं कर पाओगे। करेक्ट, देखते हैं। सो सबसे पहले तो आओ, कितने पार्टनर होने चाहिए? मिनिमम 2, मैक्सिमम 50। याद रहेगा? फिर से बोलो, मिनिमम 2, मैक्सिमम 50। अब ये 50 का फिगर कहां से आया? एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फॉर्म एंड विच एक्ट प्रिस्क्राइब अबाउट दैट। जिस बच्चे ने नहीं पढ़ा होगा वो यही लिख के आएगा, पार्टनरशिप एक्ट बताती है, कंपनीज एक्ट बताती है, पार्टनरशिप एक्ट नहीं बताती। 460 section 464 of Companies Act empowers the government to prescribe maximum numbers subject to maximum 100. Now understand what is this. यहाँ पे कह रहे हैं कि कंपनीज एक्ट ने गवर्नमेंट को एम्पावर किया कि गवर्नमेंट आप बताओ कितने मैक्सिमम होने चाहिए, लेकिन आप 100 से ऊपर नहीं बता सकते। अभी गवर्नमेंट ने कितना बता रखा है? 50। यानी अगर आपसे मैक्सिमम नंबर पूछते हैं तो आप क्या आंसर करोगे? 50। 100 मत लिख के आना, अभी आपने आंसर दिया था 100। करेक्ट, सो दिस इज द रॉन्ग आंसर। आपको ये याद रखना है, और ये याद रखना है ये कहां से आया? कंपनीज एक्ट से। करेक्ट, द गवर्नमेंट हैज राइट नाउ प्रिस्क्राइब्ड इट टू बी 50 अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। मैम आप पार्टनरशिप पढ़ा रहे हो, कंपनीज पढ़ा रहे हो या कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा रहे हो, बता दो। तो देखिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यहाँ पे बीच में क्यों आ रहा है बच्चों? मान लेते हैं 3 बंदे मिलके बिजनेस कर रहे हैं, ABC। आप बताओ, ये एक अग्रीमेंट तो बनाएंगे, है ना? अग्रीमेंट तो इनको बनाना पड़ेगा कि भाई हमारे ये टर्म्स एंड कंडीशंस है, ये तेरी कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ये मेरी, इतनी तेरी सैलरी, इतनी मेरी सैलरी, तो डिसाइड तो करनी पड़ेगी चीजें। तो ये जो डिसीजन होता है इसे हम कहते हैं अग्रीमेंट। क्या कहते हैं? तो ABC जब भी बिजनेस करेंगे दे विल एंटर इनटू एन अग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि ये 3 लोग अग्रीमेंट में एंटर ही नहीं कर सकते, ये 3 लोग अग्रीमेंट में एंटर नहीं कर सकते। तो जब अग्रीमेंट में एंटर नहीं कर सकते तो क्या पार्टनरशिप में एंटर कर सकते हैं? नो। So let's see what is written. According to the Indian Contract Act, every person except the following is competent to contract. यानी हमारे पास नेगेटिव लिस्ट है। क्या है? हमें बता दिया कि ये 3 लोग पार्टनर नहीं बन सकते, उसके अलावा किसी को भी बना लो। करेक्ट, तो पहला कौन है? माइनर। पहला कौन है? माइनर का क्या मतलब होता है बच्चों? 18 से नीचे का जो बच्चा होता है उसको हम माइनर कहते हैं। पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, जिसका दिमाग स्टेबल नहीं है।
मेंटली जो डिसीजन मेकिंग के केपेबल नहीं है। आसान भाषा में पागल, कैन आई से दैट? पागल भी कई तरीके के होते हैं। कैसे? कुछ प्यार में पागल होते हैं, कुछ सच में पागल होते हैं। तो सच, हाँ, डिस्ट्रैक्शन वाले भी पागल होते हैं, करेक्ट। हम यहाँ पे बोल रहे हैं जो सच में मेंटल है, जो मेंटली अनस्टेबल पीपल है, राइट। अगला है पर्सन डिसक्वालिफाइड बाय एनी लॉ। इसका क्या मतलब? बहुत वाइड हो गया ये तो। दिस सेज कि अगर उस इंसान ने भारत के किसी भी कानून के तहत कुछ भी गलत किया है, वो पार्टनर नहीं बन सकता। क्या भारत में लागू होता है अश्मित, हर्षित, रागिनी? ऐसा लगता है आपको कि लागू होता होगा? नेता बने बैठे हैं, है ना? हमारे देश में नेता बने हुए हैं जिनके ऊपर ऐसे ऐसे अटेम्प्ट टू मर्डर, पता नहीं क्या क्या केस लगे पड़े हैं, बट लॉ कहता है कि वो पार्टनर नहीं बन सकता, करेक्ट। तो हम मानेंगे कि नहीं बन सकता। क्लियर है, सॉर्टेड है। लेकिन माइनर का एक एक्सेप्शन है बच्चों। करेक्ट। सो देखिए, जनरल रूल कहता है कि 18 साल से नीचे का बच्चा पार्टनर नहीं बन सकता। लेकिन अगर उस बच्चे में कोई ऐसा हुनर है कि वो आपके बिजनेस को स्पेशल बेनिफिट दे सकता है, तो आप उसे रख सकते हैं, वो लॉसेस बेयर नहीं करेगा, करेक्ट। So a minor can be admitted as a partner if it is for the benefit of partnership firm and all the partners agree। यानी मान लीजिए 5 पार्टनर है, फॉर एग्जाम्पल A B C D E, ये चारों अग्री करते हैं कि एक माइनर को हम पार्टनर बनाए, इसने मना कर दिया तो नहीं हो सकता। ये चारों ऐसा नहीं बोल सकते कि मेजॉरिटी विंस, नो मेजॉरिटी विंस, ओके। सो जब तक सारे पार्टनर अग्री ना कर दे, हाँ, प्लस दूसरा कंडीशन क्या है कि ये माइनर, ये बच्चा आपके फर्म को कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट पास ऑन कर सकता है, तभी आप इसे पार्टनरशिप में रख सकते हैं। सिंपल है। कोई डाउट, शक, शंका, समस्या? मूविंग फॉरवर्ड। अग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स, यहाँ पे 2 वर्ड है, अग्रीड एंड प्रॉफिट्स। अग्रीड एंड प्रॉफिट्स। The word agreed means the partnership is formed by an agreement। वो तो मैंने अभी पहले ही बता दिया कि जब भी पार्टनरशिप में एंटर होंगे एक अग्रीमेंट बनता है बच्चों। ये अग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि ये रिटन ही हो। अगर मान लो ये दोनों पार्टनर हैं, बचपन के यार हैं, जिगरी यार हैं, लंगोटिया यार हैं, खुद से ज्यादा दूसरे पे भरोसा है, कर लो भैया बिजनेस, कोई कागज बनाने की जरूरत नहीं है। बट पैसा भाइयों को लड़वा देता है, तुम तो दोस्त हो। समझ में आई बात? ये कहता है कि आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप रिटन अग्रीमेंट बनाए, ओरली भी बनाओगे तो चलेगा, लेकिन समझदारी किसमें है? रिटन होने में। पढ़ो, दिस अग्रीमेंट में आइदर बी ओरल और बी रिटन। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा इसमें से? Is it mandatory to have a written partnership agreement? Mandatory का मतलब होता है compulsory. It is not compulsory. This agreement will define the relation between the persons who agreed to carry business. It may contain, ये जो agreement बनेगा इसमें क्या क्या लिखा होगा? प्रॉफिट शेयरिंग, कैपिटल कितनी होगी, सैलरी कितनी होगी, किसकी क्या ड्यूटी होगी, बहुत सारी डिटेल्स जो आपको लगे लिखना है वो लिखो, करेक्ट। This written agreement is called, याद रहेगा ये टेक्निकल नाम कि इस अग्रीमेंट को क्या कहा जाता है? नोट, इट इज नॉट मैंडेटरी टू हैव अ रिटन अग्रीमेंट बट इट इज एडवाइजेबल टू हैव अ। क्यों एडवाइस करते हैं कि रिटन होना चाहिए? क्यों ऐसा बोला कि भाई जरूरी तो नहीं है पर समझदारी है कि बना लो, ताकि कल उठ के कोई झगड़े हो उनसे सुलटाया जा सके। हाँ, करेक्ट, करेक्ट, अग्रीमेंट दिखा सकते हैं। सो कहने का मतलब है शब्दों का क्या विश्वास है, कल को मुकर जाएगा बंदा, है ना। सो जब रिटन होगा, साइंड होगा तो प्रूफ है, मुकरने से पहले सोचेगा कोई। हाँ हाँ, करेक्ट, ठीक है। सो यू शुड हैव अ रिटन अग्रीमेंट टू अवॉइड फ्यूचर के झगड़े
अवॉइड करने के लिए हमें रिटर्न बनाना चाहिए। द वर्ड नाउ यहाँ पे देखो, अगर मैं डेफिनेशन पे आती हूँ, इस डेफिनेशन में वर्ड है पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव अग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स। सवाल उठता है कि मैम डेफिनेशन में लॉसेस वर्ड क्यों नहीं है? बिजनेस कोई करेगा तो लॉस भी तो होने के चांसेस हैं। ऐसा तो होता नहीं कि कोई बिजनेस करेगा और प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, नहीं। तो लॉसेस वर्ड इसीलिए नहीं है क्योंकि कभी भी बिजनेस लॉस के मोटिव से नहीं किया जाता। मान लो आज ये बंदा बिजनेस शुरू करता है, क्या ये ऐसा सोचेगा यार 2-3 साल तो मेरे को कम से कम लॉस करना चाहिए, उसके बाद प्रॉफिट करूंगा? ऐसा होता है क्या? नहीं। हाँ, हम बिजनेस शुरू करने से पहले प्रॉफिट्स के सपने देखते हैं, है ना। सो प्रॉफिट वर्ड इसीलिए है क्योंकि कोई भी बिजनेस लॉस के मोटिव से शुरू नहीं होता। द वर्ड प्रॉफिट इंक्लूड्स लॉसेस बट द वर्ड लॉस इज नॉट गिवन एज द बिजनेस इज डन विथ। ये 2 क्वेश्चन पढ़ो जो ऑफन एग्जाम में पूछे जाते हैं बच्चों। पहला है इज इट मैंडेटरी टू हैव अ रिटन अग्रीमेंट? नो, बट इट इज एडवाइजेबल। देखो इतना सा भी आप लिख सकते हो कि नो इट इज नॉट मैंडेटरी, बट ये अच्छा आंसर नहीं है। अच्छा आंसर लिखने के लिए क्या होना चाहिए? नो इट इज नॉट मैंडेटरी टू हैव अ रिटन अग्रीमेंट बट इट इज एडवाइजेबल टू हैव अ रिटन अग्रीमेंट। कैन पार्टनर बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम बेयरिंग लॉसेस? बच्चों एग्जेम्प्टेड वर्ड का मतलब होता है बचना। पूछा है कि क्या कोई पार्टनर लॉस बेयर करने से बच सकता है कभी? हाँ, बच सकता है अगर उसके पार्टनरशिप अग्रीमेंट में लिखा है, अगर पहले से डिसाइडेड है तो, अदरवाइज नहीं। मान लो कि 3 पार्टनर है ए बी सी, इन्होंने बिजनेस शुरू किया तब ऐसा कोई डिसीजन नहीं हुआ था, लेकिन जब बिजनेस में लॉसेस हुए तो सी ने बोला मैं तो लॉस बेयर नहीं करूंगा। क्या वो ऐसा कर सकता है? नहीं। वो ऐसा तब कर सकता जब उसने पहले से ये बोला होता और ये प्री डिसाइडेड होता, अग्रीमेंट में मेंशन। करेक्ट। जैसे मान लो ए बी सी पार्टनर है, जब इन्होंने डी को पार्टनर बनाया तो डी ने बोला कि भाई मैं तुम्हारा पार्टनर तो बन जाऊंगा लेकिन लॉसेस बेयर नहीं करूंगा, प्रॉफिट होंगे तो मेरा हिस्सा होगा। अगर ये तीनों उस बात पे अग्री होंगे तो ये पार्टनरशिप में आ जाएगा, सिंपल। तो एक क्वेश्चन है कैन अ पार्टनर बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम बेयरिंग लॉसेस? इफ यस देन हाउ? यस, अ पार्टनर कैन बी एग्जेम्प्टेड इफ इट इज मेंशन्ड इन द पार्टनरशिप डीड। करेक्ट है। आगे चलूं, किसी को कोई दिक्कत है? सॉर्टेड है पार्ट 2। पार्ट 3 पे आते हैं। पार्ट 3 क्या था हमारे डेफिनेशन का, पढ़ो। पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव अग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस। बिजनेस वर्ड क्या होता है? बीएसटी क्लास 11th चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 2 था 1 था। बिजनेस क्या होता है पढ़ा था ना, फॉर्म्स ऑफ, नहीं इकोनॉमिक एक्टिविटी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वाले में था, चैप्टर 1 में था। बिजनेस क्या होता है बताओ। चैप्टर 2 तो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन था। चैप्टर 1 में पढ़ा था कि बिजनेस क्या होता है। क्या क्या करते हैं मतलब साथ में तो चोरी भी हो सकती है, डकैती भी हो सकती है, मर्डर भी हो सकता है। ओके, आपका कहना है एनी एक्टिविटी रिलेटेड टू परचेज और सेल इज अ बिजनेस। सो आई एम नॉट सेलिंग एनीथिंग, आई एम नॉट बाइंग एनीथिंग, एम आई नॉट इन बिजनेस? मॉल खरीदना नहीं। इसने जो वर्ड यूज किया ना, दैट वाज द परफेक्ट वर्ड, बाइंग एंड सेलिंग गुड्स, यू सेड राइट। You should have added buying and selling of goods and services. See, even I am into business, though I am not buying anything, though I am not selling anything, still I am into business. So let's see what it is. Business word kya hai? In the third part of definition, the most important word which is to be discussed is business. The partnership is formed to carry business with the purpose of earning profits. देखिए बिजनेस को सिंपली हम ये कह सकते हैं कि हर वो एक्टिविटी जो प्रॉफिट मोटिव के लिए की जाए और वो लीगल हो और रेगुलर हो, वो बिजनेस होता है। सिंपल भाषा में आई रिपीट, हर एक्टिविटी जो प्रॉफिट मोटिव के लिए की जाए और वो लीगल है और रेगुलर है तो वो क्या है? बिजनेस है। लेट्स सी व्हाट इट इज रिटन।
The partnership is formed to carry your business with the purpose of earning profits. The business should be lawful. अब अगर मैं सिर्फ आपसे इतना कह दूं every activity carried out for profit is business, this is not correct. Why? मान लो दो लोग मिलके डिसाइड करते हैं कि रात को घर से निकलेंगे, चोरी करेंगे, जो आएगा आधा आधा बांट लेंगे. प्रॉफिट मोटिव है, बिल्कुल है, पर क्या ये बिजनेस है? क्यों? क्योंकि ये लीगल नहीं है. कानून इसकी इजाजत नहीं देता कि तुम रात को शहंशाह बन के निकलो और चोरी करो, है ना. दूसरा एग्जाम्पल, दो लोग मिलके है ना बड़े बड़े लोगों की सुपारी लेते हैं और जाके मर्डर करके आते हैं और करोड़ों रुपए लेते हैं. प्रॉफिट मोटिव तो है. Can they say we are in business? No, because लीगल नहीं है. पढ़ो, the business should be lawful. If two or more person agree to carry unlawful activity like चोरी, डकैती, स्मगलिंग, मर्डर, whatever the case is, it is not business. It will not be termed as a partnership business. Example में joint robbery दिया हुआ है, smuggling दिया हुआ है, cannot be considered as a partnership. Now, next point. अगर मैं कहूं कि A और B ने मिलकर डिसाइड किया कि बेटा तू 5 लाख दे, मैं 5 लाख देता हूं, चल गरीबों के लिए स्कूल बनाते हैं दोनों मिलके. Is it partnership? No. Why? There is no profit motive. वो गरीबों से वापस कुछ नहीं पाना चाह रहे, वो धर्म कर्म का काम करना चाह रहे हैं, है ना, धर्मात्मा बन रहे हैं. तो दिस इज नॉट पार्टनरशिप, दिस इज चैरिटी. यहाँ पे क्लियरली लिखा है चैरिटेबल एक्टिविटी इज नॉट अ पार्टनरशिप. करेक्ट. नेक्स्ट पॉइंट, वन टाइम एक्टिविटी इज नॉट अ बिजनेस. इसको ऐसे समझो, क्या एग्जाम्पल, ओके, मान लेते हैं ये मेरा पड़ोसी होता अगर, है ना, इसको पता है कि यार मेरे बगल में ये चार्टर्ड अकाउंटेंट बंदी है, ठीक है, इसकी टीचिंग के बारे में सुना हुआ है, मेरे पास आया कि यार ये पढ़ा दोगे आप, 2 चैप्टर मेरे को दिक्कत आ रही है. मैंने इसको आउट ऑफ पड़ोसी रिलेशनशिप पढ़ा दिया और इसने मेरे को पैसे भी दे दिए. वाज दिस अ बिजनेस? मुझे पैसे मिले, पैसा मिला ना पढ़ा के, तो क्या मैं बोलूं कि मैंने बिजनेस किया? वन टाइम एक्टिविटी, रेगुलर होना चाहिए. मैं रोज अपने घर से 4 बजे यहाँ पे आके खड़ी होती हूँ, ये बिजनेस है. क्यों? क्योंकि ये रेगुलर है, इट हैपेंस ऑन डेली बेसिस. फॉर एग्जाम्पल लो, जैसे दिवाली पे हम कबाड़ सेल करते हैं ना, स्क्रैप सेलर को, तो हम पुराना सामान बेचते हैं और हमें प्रॉफिट भी हो जाता है, कूड़ा भी निकल गया घर से और पैसे भी मिल गए. क्या बिजनेस किया हमने? वन टाइम. पर क्या उस कबाड़ी वाले के लिए बिजनेस था? यस, क्योंकि उसका काम ही है, वो डेली अपनी लारी लेके निकलता है कबाड़ कलेक्ट करने, है ना. सो ही इज डूइंग बिजनेस बट वी आर नॉट डूइंग बिजनेस. आपको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है कि वन टाइम एक्टिविटी को हम बिजनेस नहीं कह सकते. टू कॉल एनी एक्टिविटी एज अ बिजनेस, इट शुड हैव अ प्रॉफिट मोटिव, इट शुड बी लीगल, प्लस इट शुड बी रेगुलर. सॉर्टेड है? पक्का? ओके, मूविंग टू पार्ट 4 ऑफ द डेफिनेशन. This business can be carried on by all or any one of them acting for all. Technical one, let's see with example. अगर मैं कहूं कि 3 पार्टनर हैं, इसमें से A और B, इन दोनों ने बिजनेस में कैपिटल लगाई है, पर वो रोज ऑफिस नहीं आते, सारा काम संभाल रहा है मिस्टर C. कौन संभाल रहा है? तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि 2 पार्टनर ने कैपिटल लगाई, सारा काम मिस्टर सी संभाल रहे हैं. ऑन द डेली बेसिस दे आर नॉट कमिंग, मे बी एट रेगुलर इंटरवल्स दे आर कमिंग, दे आर नॉट एक्टिवली एंगेज्ड इन द बिजनेस. ठीक है, यहाँ पे वर्ड क्या लिखा है? कैरिड ऑन बाय ऑल. पहली सिचुएशन है कि रोज तीनों ऑफिस आते हैं, तीनों काम करते हैं, कैरिड ऑन बाय ऑल. दूसरी सिचुएशन क्या लिखी है? एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. Any one of them acting for all. समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा कि any one of them acting for all? ऐसा भी तो लिख सकते थे carried on by all और any one of them. यहाँ पे स्टॉप किया जा सकता था ना, carried on by all और any one of them. ये acting for all ऐड करने की क्या जरूरत थी? सारी कहानी इस acting for all में अड़ी हुई है. Let's see what is this. इसी एग्जाम्पल को लो, अगर तीनों रोज ऑफिस आ रहे हैं, तीनों काम कर रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं.
अगर ए और बी नहीं आते, मिस्टर सी रेगुलर आते हैं और मिस्टर सी ने किसी के साथ फ्रॉड कर दिया, 20 लाख रुपए का फ्रॉड कर दिया किसी XYZ पार्टी के साथ, क्या ए और बी ये बोल के बच सकते हैं कि हम तो जी स्लीपिंग पार्टनर है, हम तो आते ही नहीं? कैन दे से दिस? नहीं बोल सकते, क्योंकि ये लाइन है, एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका ये मतलब है कि एक पार्टनर काम कर रहा है सबके बिहाफ पे। क्या बोला? एक पार्टनर काम कर रहा है सबके बिहाफ पे। अगर ये डेफिनेशन यहीं पे रुक जाती, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम, तो शायद ये बच जाते, बट यहाँ पे डेफिनेशन में बोल दिया कि एनी वन इज एक्टिंग फॉर ऑल। कहने का मतलब एक पार्टनर भी कोई गड़बड़ कर देगा तो सारे लायबल हैं। वो ये नहीं बोल सकते कि जी हम क्या करें, समझ में? हाँ हाँ, सो कहने का मतलब ईच एंड एवरी पार्टनर इज लायबल बाय द एक्ट्स डन बाय द अदर पार्टनर। अब इसमें एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है, क्योंकि मैं इसको इतना डिटेल में पढ़ा रही हूँ, आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम क्यों बार बार इसी चीज को बोल रहे हो। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, इज अ स्लीपिंग पार्टनर लायबल फॉर द एक्ट्स डन बाय एक्टिव पार्टनर? व्हाट यू विल से? यस, एब्सोल्युटली यस। इज अ स्लीपिंग पार्टनर लायबल फॉर द एक्ट्स डन बाय एक्टिव पार्टनर? यस। अब ऐसा क्यों है ये समझो। ये जो पार्टनर्स होते हैं ना, ये एक दूसरे के प्रिंसिपल भी होते हैं और एक दूसरे के एजेंट भी होते हैं। आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि पार्टनर्स का आपसी रिश्ता कैसा होता है, व्हाट इज द रिलेशन अमंग द पार्टनर्स? यू विल से द पार्टनर्स आर प्रिंसिपल एंड एजेंट ऑफ ईच अदर। क्या होते हैं पार्टनर्स आपस में? एक दूसरे के प्रिंसिपल भी होते हैं और एक दूसरे के, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आई ऑलवेज गिव दिस एग्जाम्पल फॉर अ बेटर क्लैरिटी। क्विकली पर्सनल लाइफ से एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक मिस्टर एक्स है, ठीक है, चलो मिस्टर एक्स को छोड़ो, मेरा एग्जाम्पल लो, मैं यहाँ पे मेरा एग्जाम्पल लेती हूँ। नाउ व्हाट हैपेंड, क्योंकि मैं टीचिंग लाइन में हूँ, मेरा बहुत सारे बच्चों से टच है ना, तो ऐसे भी बच्चे हैं जिनको मैंने 7 साल पहले पढ़ाया था, अब वो शादी के लायक हो गए हैं, एंड उनके परिवार वाले लड़की देख रहे होंगे या लड़का देख रहे होंगे। सो मान लो मेरी कोई 7 साल पुरानी स्टूडेंट के घर से एक, क्या नाम रखे, सिमरन, मेरा फेवरेट नाम, राज और सिमरन नाम रखे, वाह। एक मेरा कोई पुराना स्टूडेंट था राज और दूसरा कौन? सिमरन। सो राज के घर वालों ने भी मेरे को फोन किया कि मैम कोई लड़की हो ध्यान में, कोई बढ़िया लड़की हो तो बताना, आपके तो नोन में काफी लोग हैं। मैंने ठीक है। वैसे ही दूसरे घर से भी फोन आया हुआ है कि भाई कोई लड़का बताना, ठीक है। दोनों परिवारों का एजेंट कौन हो गया? मैं। समझ में आ रहा है? दोनों परिवारों का एजेंट कौन है? मैं हूँ। नाउ व्हाट हैपेंड, मेरे ध्यान में ये राज भी था और सिमरन भी, दोनों ने मेरे को बोला था, मैंने आपस में मिलवा दिया परिवारों को कि लो भैया मिल लो दोनों, ठीक है, आप जितना मेरे को पता है सब ठीक है, क्योंकि मैंने दोनों बच्चों को पढ़ाया हुआ है। सो नाउ द थिंग इज, ये राज और सिमरन की शादी हो जाती है ना, और शादी के बाद सिमरन को पता चलता है कि राज में क्या क्या कमियां हैं, कि लेट से घूमना फिरना, दारू पीना, ये वो सब कुछ है जो पहले नहीं पता था। अब आप ये बताओ कि इनके मैरिटल रिलेशन में जो प्रॉब्लम होगा उसका जिम्मेदार किसको ठहराया जाएगा? मेरा गला पकड़ेंगे, क्या बोलेंगे इसके सिमरन के घर, तुमने शादी कराई थी, बोलेंगे ना, क्या मेरा कोई दोष था? देखो इस सिचुएशन में हो क्या रहा है, मैं हूं एजेंट, है ना। अब प्रिंसिपल कौन है? राज के घर वाले मेरे लिए, है ना। सो द थिंग इज, इस सारे कांड में प्रिंसिपल भी जिम्मेदार है और सिमरन के घर वाले किस किस को कोसेंगे? मुझे भी कोसेंगे और लड़के वाले के घर वालों को भी कोसेंगे कि इनको पता हो, इन्होंने बताया नहीं हमें। देखो प्रिंसिपल एजेंट का रिश्ता जो होता है ना, वो कुछ इस तरीके से होता है कि प्रिंसिपल जो बोलता है वही एजेंट करता है, और एजेंट अगर कुछ करता है तो प्रिंसिपल को पता होता है। मानते हो इस बात को? इसीलिए पार्टनर्स का जो रिलेशन है वो बोला गया कि ये तीनों जो है आपस में एक दूसरे के प्रिंसिपल भी हैं और एक दूसरे के, तो अगर किसी एक ने गलत काम कर दिया तो सारे के सारे जाएंगे। करेक्ट, कहाँ जाएंगे? सलाखों के पीछे। ओके, सो रीड करो, द लास्ट पार्ट ऑफ द डेफिनेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट टेक्निकल।
it says every partner is agent of the other partner. That is relation between partners is of a principal and agent of each other. Every partner can bind the firm and all other partners by his or her act. एक अगर कुछ गलत काम करता है तो सारे के सारे लायबल हैं without any doubt. Okay, each partner will be responsible and liable for the act done by other partner. एग्जाम में क्वेश्चन ये आएगा, इज अ स्लीपिंग पार्टनर लायबल? यस, अ स्लीपिंग पार्टनर इज लायबल for the act done by active because partnership is a mutual agency and each partner is principal and agent of each other. 3 मार्कर क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में. 3 मार्कर में बोलेंगे explain that partnership is a mutual agency. क्या बोलेंगे? explain that partnership is a mutual agency. आपको क्या लिखना है? आपको लिखना है कि every partner is a agent of other. The relation among the partners is that of principal and agent. Each partner is liable for the act done by the other partner. So partnership is a mutual agency. Sorted? 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो लिख पाओगे? Good. I think अब आपको डेफिनेशन क्लियर है. अब इस डेफिनेशन को पढ़ो वापस से. Partnership is a relation between persons, those who have agreed to share profits of a business carried on by all or any one of them acting for all. ये डेफिनेशन 5 मिनट में भी पढ़ाई जा सकती थी कि जब भी 2 या 2 से ज्यादा लोग बिजनेस करेंगे और उसके प्रॉफिट्स को बांट लेंगे, वो पार्टनरशिप. आई टुक 40 मिनट्स टू टीच दिस. तो अब गलती नहीं होनी चाहिए. करेक्ट? एक लाइन की डेफिनेशन को हमने 40 मिनट पढ़ा है. सॉर्टेड है या दोबारा बताना है कुछ? पक्का? चलिए, गुड. आगे चलते हैं. पार्टनर क्या होता है, फर्म क्या होती है और फर्म नेम क्या होता है? 3 अलग अलग वर्ड, पार्टनर, फर्म एंड फर्म नेम. अगर मैं कहूं ए बी सी पार्टनर है, मतलब 3 लोग हैं जो मिलके बिजनेस करते हैं, तो इंडिविजुअली हम इन्हें क्या कहेंगे? पार्टनर्स. इन तीनों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगी? फर्म. और जिस नाम से ये बिजनेस करेंगे उसे कहेंगे फर्म नेम. मान लो इन्हें अपने बिजनेस का नाम रखा ए बी सी एसोसिएट्स, तो ये हो गया फर्म नेम. इंडिविजुअली ये पार्टनर है, तीनों को जोड़ दो तो बन गए फर्म, और जिस नाम पे वो बिजनेस कर रहे हैं वो क्या हो गया? फर्म नेम. रीड करो. द पर्सन्स हु हैव एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप विथ वन अनदर individually are called partners. I am emphasizing this word, individually are called partners. Collectively they make a firm and the name under which they are doing business is called. Sorted है. ब्रेक चाहिए? थक तो नहीं गए? गुड. आगे मैं देने वाली भी नहीं थी, मैं ऐसे अच्छा बनने के लिए पूछ रही थी. फाइन. अगला है टॉपिक नेचर ऑफ पार्टनरशिप. बच्चों इसमें 2 चीजें हैं. 11th में हमने एक अकाउंटिंग एंटिटी करके कॉन्सेप्ट पढ़ा था, याद है किसी को? बिजनेस एंटिटी भी बोलते हैं इसको. क्लास 11th अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स वाले चैप्टर में पढ़ा था. बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट पता है क्या है? बहुत बढ़िया. बताओ, कुछ कहना चाह रहे हो आप? ओके. सो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है? ध्यान से समझे. ये फर्म है, ये मिस्टर ए बी और सी है. करेक्ट? जो हमने 11th में अकाउंटिंग एंटिटी या बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ये कॉन्सेप्ट कहता है कि जो बिजनेस होता है और जो बिजनेस के मालिक होते हैं वो एक दूसरे से अलग अलग होते हैं. कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है? कि जो बिजनेस होता है और जो बिजनेस के मालिक होते हैं वो अलग अलग होते हैं. जैसे कि मैं AAA कॉमर्स एकेडमी से अलग हूं. क्या कहना चाह रहे हैं? देखो, ए बी सी ने जब बिजनेस शुरू किया होगा तो पैसे लगाए होंगे. से यस, कैपिटल बोलते हैं इसको. जो ओनर पैसा लगाता है उसे क्या बोलते हैं? कैपिटल. अब आप ध्यान से समझो, हम कैपिटल को लायबिलिटी के तौर पे नोट करते हैं किताबों में. आप जब बैलेंस शीट बनाते हो, लायबिलिटी साइड में कैपिटल लिखते हो. से यस, लायबिलिटी होती है वो पैसा जो कभी किसी को चुकाना है. से यस. सवाल उठता है कि मैं ओनर, मेरा ही बिजनेस,
मैं पैसे लगा रहा हूं, लायबिलिटी कैसे हो गई? ठीक है, लायबिलिटी ऐसे हो गई क्योंकि ये कॉन्सेप्ट, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि भैया तुम दोनों एक दूसरे से अलग अलग हो, अगर तुम इसको कोई पैसा दे रहे हो तो इसके लिए लायबिलिटी बन जाएगा, आज नहीं कल ये बिजनेस तुम्हें वापस चुकाएगा। समझ में आ रहा है? 11th में मैंने बताया था कि हम अकाउंटिंग बिजनेस की करते हैं, ओनर की नहीं करते। किसके लिए अकाउंटिंग कर रहे हैं? ओनर की अकाउंटिंग हमें नहीं करनी होती, बिजनेस की करनी होती है। तो जब ये 3 बंदे इसको पैसे दे रहे हैं तो ये तो बेचारा लिखेगा ना कि भाई मेरे लिए लायबिलिटी हो गई, 3 लोगों ने मुझे पैसे दे रखे हैं। अब आप समझो कि अगर ये दोनों एक ही होते, बिजनेस और उसका ओनर एक ही होता, अलग ना होता, तो ये पागलपन नहीं हो जाता कि मैं खुद को ही पैसे दे रहा हूं और फिर मैं कह रहा हूं मेरी लायबिलिटी हो। अगर ये दोनों एक होते तो इट कुड बी एक पॉकेट से पैसा डाला निकाला और दूसरे में डाला वाली सिचुएशन हो जाती है ना। अगर ये कॉन्सेप्ट ना होता ना, अकाउंटिंग ही नहीं होती। दिस इज द बेस ऑफ अकाउंटिंग। 11th क्लास के पहले लेक्चर में ये पढ़ाया था कि बिजनेस एंटिटी क्या होता है। समझ में आ रहा है? आपको ये बात समझ में आई कि अगर आप अकाउंट्स की नजरों से देखोगे तो हर बिजनेस अपने मालिक से अलग होता है? दोबारा बताना है? नहीं। तो आई अज्यूम कि जिसने 11th में पढ़ा था तो भी ठीक है, नहीं याद है तो भी ठीक है, मैंने दोबारा बता दिया। सो अगर हम अकाउंट्स की नजरों से देखेंगे तो ये तीनों अपनी फर्म से अलग है। इतनी बात समझ में आ गई? यानी ये जो ABC एसोसिएट्स है वो ABC से अलग है। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ, देन आई विल मूव फॉरवर्ड। देखो यहां क्या लिखा है, पार्टनरशिप इज अ सेपरेट बिजनेस एंटिटी फ्रॉम अकाउंटिंग व्यू पॉइंट। क्या लिखा है? मतलब अगर आप अकाउंट्स की नजरों से, अकाउंट्स वाला चश्मा पहन के अगर देखोगे तो आप क्या बोलोगे कि ये और ये अलग है। करेक्ट। लेकिन अब दूसरा केस सोचो, मान लो इस फॉर्म में कोई लोन था, बैंक से 50 लाख रुपए का लोन लिया गया फॉर्म में, और इन तीनों का बिजनेस नहीं चल रहा और ये तीनों वो पैसे चुकाने के काबिल नहीं है। ये बिजनेस नहीं, शेयर्स कंपनी में होते हैं। सो कहने का मतलब ये वाला जो बिजनेस में 50 लाख का लोन है, बिजनेस उतना अर्न नहीं कर रहा कि उसका 50 लाख का लोन रीपे हो पाए। क्या ABC ये बोल के भाग सकते हैं बैंक को कि यार बैंक तुमने तो फर्म को लोन दिया था ना, हम तो अलग है? क्या ABC ऐसा बोल सकते हैं कि हम तो हमारे बिजनेस से अलग है, हम क्या करें? ऐसा हो सकता है? कानून कहता है बेटा तुम हो तो तुम्हारा बिजनेस है। कानून क्या कह रहा है? तुम हो तो तुम्हारा बिजनेस, तुम नहीं हो तो तुम्हारा बिजनेस भी पानी में गई छपाक। ठीक है, छपाक। ओके, सो जोक्स अपार्ट, मूविंग टू दिस। कहाँ मैम आप इंस्टा के रील्स पे पहुंच जाते हो? आप लोग थोड़े बोर से होते लग रहे थे, आई थॉट। ओके, सो फ्रॉम द लीगल व्यू पॉइंट, यानी जब आप अकाउंट्स का चश्मा पहनोगे तो आप क्या बोलोगे? पार्टनर और बिजनेस अलग है। जब आप कानून का चश्मा पहन लोगे तो आप क्या बोलोगे? तुम दोनों एक हो। क्या हो? एक हो। From the legal viewpoint, a partnership is not a separate entity. यानी कि अगर इस बिजनेस में कोई लोन था और बिजनेस उतना नहीं कमा पा रहा कि उस लोन को चुकाया जा सके, ABC घर से लाके पे करेंगे। क्या करेंगे? घर से लाके। यस, करेक्ट। सो ABC के जो पर्सनल एसेट्स होंगे ना बच्चे, वो भी लायबल है इस फर्म के लायबिलिटीज को चुकाने के लिए। ये तीनों ये बोल के नहीं भाग सकते कि तुमने तो फर्म को लोन दिया था, फर्म से वसूलो। अरे फर्म कुछ नहीं है, जब तक तुम नहीं हो फर्म नहीं है। क्योंकि अभी आपने यहाँ पे पढ़ा, क्या पढ़ा? इंडिविजुअली दे आर पार्टनर्स, कलेक्टिवली दे मेक अ फर्म। क्या लिखा है? कि तीनों को जोड़ोगे तब फर्म बनेगी। तो अगर फर्म में कोई लायबिलिटी है तो आप तीनों लायबल हैं उसको चुकाने के लिए। अगर फर्म में उतना पैसा नहीं है तो आप अपना घर बार बेच के लाओ, हमें नहीं पता, पैसे चुकाओ। यस, देना पड़ेगा। करेक्ट। इट मींस इन केस द फर्म इज बैंकरप्ट, यानी अगर फर्म के पास पैसे नहीं बचते, पर्सनल एसेट्स ऑफ द पार्टनर्स बिकम लायबल टू मीट द डेफिसिट।
और इस सिचुएशन को हम प्यार से कहते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। यानी अगर आपसे एग्जाम में बच्चों पूछा जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ पार्टनर, आप बोलेंगे इवन द पर्सनल एसेट्स ऑफ द पार्टनर आर लायबल टू मीट द डेफिसिट ऑफ द फर्म, दिस इज कॉल्ड अनलिमिटेड लायबिलिटी। समझ में आ रहा है? आई होप ये सॉर्टेड है। दोबारा बताती हूँ, अकाउंट्स का चश्मा पहनोगे तो ये अलग है, लॉ का चश्मा पहन लोगे तो एक है, अलग नहीं है। ओके, टीचर्स विल क्विकली रीड, इतनी देर से वही गा रहे हैं। मिनिमम 2 मैक्सिमम 50, अग्रीमेंट ओरल हो सकता है, रिटर्न। बिजनेस होना चाहिए जिसमें प्रॉफिट मोटिव हो, लॉफुल हो, रेगुलर हो, प्रॉफिट्स में लॉसेस इंक्लूड है, all the partners are principal and agent of each other, private assets of the partner are also liable to pay the debts, जिसे हम प्यार से क्या कहते हैं, अनलिमिटेड। सिंपल है बच्चों, सॉर्टेड है। अब आ जाओ पार्टनर्स को क्या क्या राइट है। अगर कोई बंदा पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर बनता है तो उसको क्या क्या राइट मिल जाते हैं। पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट, ऑब्वियसली कंसल्टेड अबाउट द अफेयर्स, अगर वो पार्टनर है तो उससे भी पूछ के काम होगा, वो जब चाहे बुक्स चेक कर सकता है। प्रॉफिट्स लॉसेस बांटने का हक है। अगर उसने कोई पर्सनल पॉकेट से फर्म के लिए खर्चा किया है तो उसे वापस दे दिया जाएगा, कंपेंसेट कर दिया जाएगा उसको। अगर पार्टनर ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर किसी पार्टनर ने फर्म में कोई लोन दे रखा है तो उसे, अगर आपने पहले से अग्री किया है कि भाई इस रेट पे इंटरेस्ट मिलेगा तो उस पे मिलेगा, नहीं अग्री किया तो क्या नहीं मिलेगा, 6%। आई रिपीट, अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देगा तो उसको, अगर आपने डिसाइड किया है तो उस रेट पे, नहीं डिसाइड किया तो 6। आप बाद में ये नहीं बोल सकते कि पहले तो डिसीजन नहीं हुआ था। आपको मिनिमम कितना रेट देना पड़ेगा, राइट नॉट टू अलाउ द एडमिशन, यानी अगर पार्टनर चाहे तो किसी नए पार्टनर को आने से मना कर सकता है। मान लो 3 पार्टनर हैं तो तीनों के पास ये राइट है कि चौथे को आने से मना कर सकते हैं। 2 मान जाए, तीसरा मना कर दे तो वो मना कर सकता है। राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म, पार्टनर जब भी चाहे बिजनेस छोड़ के जा सकता है आफ्टर गिविंग अ प्रॉपर नोटिस। कम से कम 2-3 महीने पहले, जो भी उनके टर्म्स है उनकी अग्रीमेंट में लिखा होगा कि भाई तेरे को बिजनेस छोड़ना है तो इतने महीने पहले बताना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, मेड के जैसा नहीं करना है, कल से नहीं आ रहे, करेक्ट, वो इसलिए मेड है क्योंकि वो ऐसा करते हैं। ओके, मूविंग टू लायबिलिटीज ऑफ अ पार्टनर। लायबिलिटी पढ़ेंगे बाद में, पहले समझो। 2 लायबिलिटी है। पहला कि पार्टनर अपने ही बिजनेस को कंपीट नहीं कर सकता। क्या बोला? अपने ही बिजनेस को कंपटीशन नहीं दे सकता। फॉर एग्जाम्पल ABC आर पार्टनर्स, इनकी एक कोचिंग है, ठीक है, दे आर रनिंग एकेडमी। मिस्टर ए पढ़ाते हैं अकाउंट्स, बी पढ़ाते हैं बिजनेस स्टडीज और सी पढ़ाते हैं इकोनॉमिक्स। एक डी को भी जोड़ लो, मैथ्स पढ़ाते हैं, ठीक है, पूरा एकेडमी बना लो। नाउ व्हाट हैपेंड, दे आर रनिंग अ पार्टनरशिप बिजनेस, और ये जो मिस्टर डी है, ठीक है, मैथ्स के टीचर की थोड़ी कमी रहती है ना, लोग मैथ्स के टीचर ढूंढते रहते हैं, इनका एग्जाम्पल। अब ये मिस्टर डी यहाँ पे भी पार्टनर है ना। अगर मैं कुछ एग्जाम्पल लेती हूँ, फीस का कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मान लो हर सब्जेक्ट की फीस 30,000 है। कितनी? 30 ईच। तो अगर किसी बच्चे को चारों सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं तो कितनी फीस लगती है? 1,20। इंडिविजुअली भी हम ऑफर करते हैं और चारों लोगे तो 1,20। अब ये मिस्टर डी ने क्या किया, मिस्टर डी आसपास ही रहते हैं, इन्होंने ना घर पे, अपने घर पे भी एकेडमी खोल दी। क्या किया? वहां पे वो मैथ्स पढ़ाते हैं सिर्फ 22,000 रुपए में। क्या कर रहे हैं? 22,000 रुपए में मैथ्स पढ़ा रहे हैं। क्या वो ऐसा कर सकते हैं? नहीं। क्योंकि वो अपने ही बिजनेस के पेट पे लात मार रहे हैं, है ना। देखो, मान लो अगर मैं स्टूडेंट हूं और मुझे मिस्टर डी से ही मैथ्स पढ़ना है ना, तो मी बीइंग अ स्टूडेंट मुझे कोई फर्क पड़ रहा है कि सर एकेडमी में बैठ के पढ़ाए या घर पे बैठ के पढ़ाए? अगर आप बच्चों को लगता है कि ललिता मैम से अकाउंट्स पढ़ना है
तो क्या आपको ये मैटर करता है कि यही वाली जगह पे बैठ के पढ़ाना जरूरी है ललिता? अगर मान लो मैं बोल दूंगी कल से घर पे नीचे बेसमेंट में पढ़ाऊंगी, फिर आप आओगे ना वहां पे? तो टीचिंग, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल टीचिंग का इसलिए ले रही हूँ, टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे इंडिविजुअल बंदे की कीमत होती है, जगह की या बिजनेस की कीमत नहीं होती। सवाल उठता है कि अब यहाँ पे उसने ऐसा किया क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो भी प्रॉफिट बनता है चारों में बंटता है ना? यहाँ पे पूरे 22,000 उनकी अपनी पॉकेट में, तो कम में भी पढ़ा रहे हैं तो कोई बात नहीं, करेक्ट? क्या मिस्टर डी ऐसा कर सकते हैं? और अगर ऐसा किया तो जो भी पैसे इसने कमाए हैं घर पे वो सारे फर्म में आएंगे और चारों में बटेंगे। सिंपल, पढ़ो। इफ अ पार्टनर कैरीज ऑन अ बिजनेस दैट इज सिमिलर टू द फर्म in competition with the firm and earns profit, this profit shall be given to the firm. I repeat, अगर कोई बंदा सेम बिजनेस करता है जो फर्म का है, वो घर पे कोई और बिजनेस कर सकते हैं, हो सकता है उन्होंने घर पे शर्ट बेचने का बिजनेस शुरू किया हो, कर सकते हैं, कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि शर्ट बेचना हमारे फर्म को थोड़ी compete कर रहा है, नहीं, इन कॉम्पिटिशन विद द फर्म। अब जैसे दूसरा एग्जाम्पल इसमें ऐसा भी ले सकते हैं, मान लो हमारी एकेडमी गुड़गांव में है, दिल्ली, सॉरी गुड़गांव सेक्टर 46। अब मिस्टर डी ने हमें बोला कि यार मैं एकेडमी से जो कमा रहा हूँ उससे मेरा नहीं गुजारा हो रहा, मेरा परिवार नहीं चल रहा, मेरे को दिल्ली में अपॉर्चुनिटी मिल रही है पढ़ाने की, आप तीनों को दिक्कत ना हो तो मैं दिल्ली जाके भी पढ़ाना चाहता हूँ। कर सकता है। क्यों कर सकता है? इसीलिए कर सकता है क्योंकि अगर मैं ऑफलाइन सेंटर की बात करूं तो दिल्ली का बच्चा तो वैसे भी गुड़गांव पढ़ने नहीं आने वाला, तो वो एबीसी को बता के पढ़ा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे बोला है कि बिजनेस को compete नहीं करना चाहिए। समझ में आ रहा है? अब वो अगर एकेडमी के पीछे वाली गली में घर है और वहां पढ़ाएंगे तो कंपटीशन हो रहा है। आगे चलो और क्या बोला है? एक पॉइंट समझ में आ गया, पहली लायबिलिटी समझ में आ गई कि अगर पार्टनर ने अपने ही बिजनेस को compete किया और पैसे कमाए तो वो पैसा कहाँ देना पड़ेगा? फर्म में। दूसरा पॉइंट, हाँ चारों में बटेगा। दूसरा पॉइंट कहता है कि पार्टनर, मान लो 4 पार्टनर हैं, इन चारों में से कोई भी पार्टनर फर्म का पैसा या फर्म की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके अपने खुद के लिए प्रॉफिट नहीं कमा सकता। समझ में आया? क्या बोला कि कोई भी पार्टनर फर्म का पैसा, फर्म की प्रॉपर्टी यूज करके पर्सनल प्रॉफिट नहीं कमा सकता। अगर ऐसा किया तो फर्म को देना पड़ेगा। समझ में? एग्जाम्पल लेते हैं मान लो मिस्टर सी का एक दोस्त है, जोशी जी है, ठीक है, जोशी जी एक दोस्त है सी के। अब ये जोशी जी जो है स्टॉक मार्केट ट्रेडर है। गुजरातीज आर वेरी गुड एट स्टॉक मार्केट, आई नो, है ना? तो ये गुजराती भाई वेरी गुड एट स्टॉक मार्केट और सी का बहुत अच्छा दोस्त। फोन पे शाम को बात हुई, अरे यार ये प्राइस, ये शेयर है ना 3 दिन में देखना शूट अप करने वाला है। यारी दोस्ती, भरोसा, पूरा भरोसा जोशी जी पे। सी के मन में आ गया लालच, सी के पास खुद के पैसे नहीं लगाने थे सी को। सी ने क्या किया, सोचा फॉर्म के पैसे यूज कर लेता हूँ, 3 दिन बाद शेयर प्राइस तो बढ़ने ही वाला है, आज 40,000 के शेयर खरीदता हूँ, 3 दिन बाद हो जाएंगे 70,000 के। अगर जोशी जी की इंफॉर्मेशन सही हुई तो 70,000 में बेच दूंगा, 30 पॉकेट में रख लूंगा, 40 फॉर्म के वापस दे दूंगा, किसको पता चलेगा? समझ में आया? सी के मन में क्या लालच जागा, आज फॉर्म से चुपचाप 40,000 रुपए ले लेता हूँ, शेयर में इन्वेस्ट कर देता हूँ, 3 दिन बाद बेच दूंगा, 30,000 पॉकेट में, 40,000 फॉर्म के वापस रख दूंगा। क्या वो ऐसा कर सकते हैं? जो भी तुमने 30,000 का प्रॉफिट कमाया है वो फॉर्म को देना पड़ेगा और चारों में बटेगा। समझ में आ रहा है? लेकिन सोचो अगर किस्मत खराब हुई मिस्टर सी की और ये दोस्त भी धोखेबाज निकला तो? यस, ध्यान से सुनो, अगर तो जोशी जी की इंफॉर्मेशन सही हुई तो हो सकता है कि 40,000 के शेयर 70 हो जाए, लेकिन अगर हुई गड़बड़ तो शेयर मार्केट का कुछ नहीं पता। आज मिस्टर सी ने पैसे निकाले 40, 3 दिन बाद प्राइस ठपाक, ठीक है, और ये शेयर हो गए 20 के, लॉस। जोशी जी की इंफॉर्मेशन बकवास। तो अब बेचारा सी क्या करेगा? 40 लगाए थे, 20 ही बच गए, तो क्या वो फॉर्म में आके ये बोल सकता है कि यार 20,000 का लॉस हो गया? फॉर्म बेयर करेगी? यस, फॉर्म विल नॉट बेयर।
ए बी और डी मारेंगे डंडा, बोले जब पूरा 40,000 वापिस कर, ठीक है। ए बी और डी क्या बोलेंगे, जो 20,000 का लॉस हुआ तू जाने, तेरा काम जाने, फॉर्म को पूरे पैसे वापिस कर 40,000 रुपए। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा, वो पूछेंगे मिस्टर सी यूज्ड 5,000 बिलोंगिंग टू द फर्म and he made a loss of 1,000. He want firm to bear the loss. No, firm will not bear the loss. पूरे 5,000 वापिस कर, लेकिन प्रॉफिट हुआ तो फर्म का, लॉस हुआ तो तेरा। क्यों? क्योंकि तूने धोखा किया फर्म के साथ। हाँ, अगर सिचुएशन ऐसी होती कि इसने चारों को फोन किया होता कि यार जोशी जी का फोन आया है और ये शेयर प्राइस बढ़ने वाले हैं, क्या कहते हो तुम तीनों, इन्वेस्ट करना चाहिए। हाँ यस, अगर ये तीनों भी साथ होते तो फिर वो प्रॉफिट होता या लॉस होता, फर्म भुगतती, फिर चारों मिलके भुगतते। बट ऐसी स्थिति में जहां पे आपका मोटिव ठीक नहीं था, आपने पर्सनल प्रॉफिट कमाना चाहा, आप वो नहीं कर सकते। सॉर्टेड है। सिंपल भाषा में क्या लिख के दिया, अच्छा एक बार इसे रीड करो। इफ पार्टनर अर्न्स प्रॉफिट फॉर सेल्फ फ्रॉम एनी ट्रांजैक्शन of the firm for the use of firm's property or any business connection, the profit so earned shall be paid to the firm. Simple words, as per section 16A of Partnership Act, if any partner make a personal profit by using firm's property, he should give that profit to the firm, and if there is loss, he himself will bear that. Profit हुआ तो firm का, loss हुआ तो उसका। Correct? सॉर्टेड है। अब पार्टनरशिप डीड क्या होती है हमें पता है, बट एक बार पढ़ लेते हैं। द रिटन फॉर्म ऑफ अग्रीमेंट इज कॉल्ड डीड। इसमें क्या क्या होता है, टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं हमारे बिजनेस की। इट विल ऑल्सो एक्सप्लेन द रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर्स। दिस डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड डीड। एवरी फर्म कैन फ्रेम इट्स ओन पार्टनरशिप डीड। हर फर्म अपनी पार्टनरशिप डीड बना सकती है। जो टर्म्स एंड कंडीशंस पे आप पार्टनर्स अग्री करते हैं वो लिख लो, किसी को कोई आपत्ति नहीं है, जैसा आपको ठीक लगे करो। जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, ठीक है। सो जो भी आप पार्टनर्स को ठीक लगता है, राइट्स, ड्यूटीज, लाइबिलिटीज, यू गो एंड राइट। दिस अग्रीमेंट विल हेल्प इन सेटलिंग द डिस्प्यूट्स। कल को कोई झगड़े हुए तो ये हेल्प करेगा आपकी डिस्प्यूट सेटलमेंट में। वेरी इंपॉर्टेंट, कैन बी आस्क्ड एज अ 1 मार्कर क्वेश्चन। 1 मार्कर। एक बार बोर्ड में क्वेश्चन आया था कि पार्टनरशिप डीड जो होती है कौन सी एक्ट के हिसाब से बनती है। सारे बच्चे लिख के आए पार्टनरशिप एक्ट। नो, स्टैम्प एक्ट। किसके हिसाब से बनती है? स्टैम्प। द डीड शुड बी प्रॉपरली ड्राफ्टेड एंड प्रिपेयर्ड एज पर द प्रोविजंस ऑफ स्टैम्प एक्ट एंड प्रेफरेबली रजिस्टर्ड विद द रजिस्टर। कोई मैंडेटरी नहीं है इसे रजिस्टर करवाना, चाहो तो करवा सकते हो, कोई मैंडेटरी नहीं, ठीक है। बट ये स्टैम्प एक्ट याद रखना, कौन सी एक्ट के हिसाब से डीड बनती है। ओके, इस डीड में क्या क्या लिखा होता है एक बार क्विकली विल रीड। एंड डिस्क्लेमर, ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, इलस्ट्रेटिव लिस्ट है, यानी और भी चीजें हो सकती है, हमने कुछ लिखी हुई है यहाँ पे। नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, नेचर ऑफ द बिजनेस, नेम एड्रेस ऑफ द पार्टनर, किस रेशियो में प्रॉफिट बटेगा, कैपिटल कितनी होगी, किसको कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, कितनी सैलरी मिलेगी, कितना इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा, ड्राइंग्स कितनी कर सकते हो, गुडविल कैसे वैल्यू करोगे, एसेट्स को रीवैल्यू कैसे करोगे, अगर झगड़े हो गए तो कैसे सुलटाओगे, कोई रिटायर होना चाहता है तो क्या क्या फॉर्मेलिटी है, डिसोल्यूशन कैसे करेंगे, अगर कोई बिजनेस बंद हो रहा है या कोई छोड़ के जा रहा है तो सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स कैसे होंगे, हमारी पार्टनरशिप का ड्यूरेशन क्या होगा। कई बार ना हम टाइम बाउंड पार्टनरशिप भी करते हैं कि यार 5 साल के लिए बिजनेस करेंगे, फिर तू तेरे रास्ते फिर मैं मेरे रास्ते। कई बार प्रोजेक्ट बेस्ड भी होती है, जैसे कोई मान लो बिल्डिंग बनाने के लिए हमने साथ लिया है ना। देन अकाउंटिंग पीरियड हमारा क्या होगा, बैंक अकाउंट ऑपरेशन, यानी बैंक में क्या चारों की साइन चाहिए या एक की साइन से भी हो जाएगा। इन केस ऑफ डेथ, अगर किसी पार्टनर की डेथ होती है, फर्म बंद होगी या चलती रहेगी, तो ये सारी चीजें लिखी होती है। ओके, कंटेंट समझ में आ गए। और भी हो सकते हैं, आप जो चाहो लिख सकते हो, आपकी डीड है एज पर योर विश। अब ये लास्ट स्लाइड है। अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई तो क्या होगा।
कुछ भी अग्री नहीं किया, आपने बस बिजनेस शुरू कर दिया एंड आपके पास डीड नहीं है, या तो डीड बनाई है और इनमें से कोई भी मुद्दा मेंशन्ड नहीं है उसमें, तो लेट्स सी व्हाट विल हैपन. द पार्टनरशिप डीड लेज डाउन द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ पार्टनरशिप, regard the duties, liabilities. In absence, there may arise a controversy. झगड़े हो सकते हैं, लाइक प्रॉफिट शेयरिंग किस में होना चाहिए, कितना आईओसी, कितना आईओडी, ये सब झगड़े हो सकते हैं अगर आपने डीड नहीं बनाई तो क्या करें? इन दैट केस जब आपने डीड नहीं बनाई तो आपके प्रॉफिट और लॉसेस हमेशा इक्वली बटेंगे, किसी को ज्यादा नहीं, किसी को कम नहीं, बराबर का हिस्सा मिलेगा. अगर 2 पार्टनर हैं तो हाफ, 3 पार्टनर हैं तो 1/3, 4 पार्टनर हैं तो 1/4. दैट वे इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली. जो पार्टनर ने कैपिटल लगा रखी है उस पे उसे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा जब तक आपकी डीड में मेंशन्ड नहीं है. अगर पार्टनर ने ड्राइंग्स की है, ड्राइंग्स होती है पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालना, तो फर्म उनसे कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकती जब तक आपकी डीड में नहीं लिखा. अगर किसी पार्टनर ने लोन दे रखा है फर्म को तो कितना इंटरेस्ट मिलेगा? मैंडेटरी मिलेगा. आप ये नहीं बोल सकते कि यार तूने पहले क्यों नहीं बोला कि इंटरेस्ट लेगा, 6 मिलेगा ही मिलेगा. सैलरी कमीशन नहीं मिलेगा, किसी भी पार्टनर को कोई सैलरी, कोई कमीशन नहीं मिलेगा. एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर पॉसिबल नहीं है जब तक सारे पार्टनर अग्री ना कर दे. ये एक ऐसा मुद्दा है कि सारे पार्टनर की सहमति चाहिए तभी वो डिसीजन हो सकता है. मान लो फर्म में 20 पार्टनर है, 19 मान गए नया पार्टनर लाने को, एक नहीं माना, नहीं हो सकता. दैट 19 के नॉट से मेजॉरिटी विंस, नो मेजॉरिटी विंस. लेकिन बाकी बिजनेस के जो रोजमर्रा के डिसीजंस होते हैं वो मेजॉरिटी विंस पे किए जा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूं कि 4 पार्टनर है ए बी सी डी, 3 पार्टनर कह रहे हैं कि हम रॉ मटेरियल एक्स लिमिटेड से खरीदेंगे और डी कह रहा है नहीं हम तो वाई लिमिटेड से खरीदेंगे, तो किससे खरीदा जाएगा? एक्स लिमिटेड. मेजॉरिटी विंस. लेकिन जहां बात आ जाए नया पार्टनर शामिल होने की, तब सारे पार्टनर की हाँ होनी जरूरी है. इन दिस केस नो मेजॉरिटी विंस. देखो रोजमर्रा के बिजनेस डिसीजन तो लेने पड़ेंगे, अदरवाइज तो झगड़े ही पूरे नहीं होंगे. अगर मान लो ए कुछ कह रहा है, डी कुछ कह रहा है, बाकी 3 कुछ कह रहे हैं, तो फिर डिसीजन ही नहीं हो पाएगा, कहीं तो लैंड अप करना पड़ेगा ना आपको. सो बाकी डिसीजंस के लिए मेजॉरिटी विंस होता है, बट एडमिशन ऑफ अ पार्टनर की जहां बात आ जाए वहां कोई मेजॉरिटी नहीं, सारे मानेंगे तो ही होगा. ऐसा क्यों है बच्चे? ऐसा इस डिसीजन में ऐसा क्या है कि सारे पार्टनर का मानना जरूरी है? व्हाई? ऐसा इसीलिए है कि जब भी कोई नया पार्टनर आता है ना, मान लो 3 पार्टनर है और अब चौथा आना चाहता है, अगर ये हमारा प्रॉफिट है तो प्रॉफिट पहले 3 में बंटता था, से यस. अब अगर डी आ जाएगा तो ये प्रॉफिट 4 में बटेगा और तीनों को फर्क पड़ेगा, से यस. यानी जब भी कोई नया पार्टनर आता है प्रॉफिट के हिस्से हो जाते हैं और हर पार्टनर की पॉकेट से कुछ निकल जाता है. अब देखो प्रॉफिट तो यही है, पहले 3 में बट रहा था, अब टेक इट एज अ पिज्जा स्लाइस. अगर 3 लोग पिज्जा बांटते हैं और 4 लोग पिज्जा बांटते हैं तो भुगतता तो हर कोई है ना. तुम पिज्जा को 3 स्लाइस में बांटो और पिज्जा को 4 में बांटो, पिछले तीनों कॉम्प्रोमाइज करते हैं, से यस. ए बी सी तीनों कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं ना डी के आने से. तो अगर मान लो सी बोले कि नहीं मुझे तो नहीं चाहिए नया पार्टनर, मेरे को तो मेरा प्रॉफिट इतना ही चाहिए, ठीक है, नहीं आ सकता. समझ में आया? तो इसलिए इस डिसीजन को कहा गया कि सारे नहीं मानेंगे तब तक पार्टनर, क्योंकि नए पार्टनर के आने से सबको पर्सनली फर्क पड़ता है. समझ में आ रहा है? अब ये एक्स लिमिटेड से खरीदो, वाई लिमिटेड से खरीदो, इनको कोई पर्सनल फर्क थोड़ी पड़ रहा है, नहीं. यहाँ पे इनकी पर्सनल पॉकेट हैम्पर होती है जैसे ही कोई नया पार्टनर आता है. मान लो आपको मनाना ही है सी को कि नहीं हमें तो पार्टनर डी चाहिए और वो अड़ा हुआ है कि मुझे तो मेरा प्रॉफिट इंटैक्ट चाहिए, ये किया जा सकता है कि ए और बी ऐसा बोले कि भाई डी को जो देना होगा हम देंगे, तेरे को उतना पैसा मिलेगा जितना मिल रहा है, यानी तेरे को हम 1/3 देंगे, तू टेंशन ना ले. तो वो मान ही जाएगा, फिर उसको दिक्कत ही नहीं है. समझ में आ रहा है? सो दैट्स द केस.
आज हम यहीं पे स्टॉप करेंगे, इसके प्रैक्टिकल अगली बार करेंगे। क्विकली रिकैप जो हमने किया, आई विल जस्ट मूव टू दैट लिस्ट एंड जस्ट से यस इफ यू आर सॉर्टेड विथ। अच्छा, हो गया क्लियर, गुड। सो मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप समझ आया बच्चों? नेचर ऑफ पार्टनरशिप, दो चश्मे, लीगल और अकाउंटिंग चश्मा। फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप डीड क्या है, नहीं बनाई तो क्या होगा, पार्टनर की राइट क्या है और पार्टनर की लायबिलिटीज क्या है। यहां तक सॉर्टेड है? पक्का? गुड। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास यहीं पे वाइंड अप करते हैं। आई होप आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया। वेरी गुड, जय माता दी नहीं करना है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द डे। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।